बहुत समय पहले की बात है। रामजांग नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। सूरज के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। सेठ हरिश्चंद्र के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ हरिश्चंद्र सूरज को पैसे देता था, जिससे सूरज और उसके परिवार का जीवन व्याप होता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और गुड़िया पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी टीचर फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना फीस। अजी, कहाँ से दूं? जो आप पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चलता है। गैस का सिलेंडर, दूध, राशन सब महंगा हो गया है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? तो मैं क्या करूं सुमन? सेठ हरिश्चंद्र खुद कहता है, काम करने वाले बहुत हैं, तनख्वाह बढ़ाने की मत सोचो। मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ हरिश्चंद्र से पगार बढ़ाने की बात कीजिए। अब चुप रहना हमारे बस की बात नहीं है। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में सब्जियां देखिए, जैसे सोने के दाम हो। बच्चों की पढ़ाई, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, आज शाम को सेठ से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर उसने काम से निकाल दिया तो? अगर ऐसे ही रहा तो काम करने लायक हम भी नहीं बचेंगे। बच्चों का भविष्य हमारे समझौतों से नहीं बनेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। इतना कहकर सुमन से सूरज बाहर निकल आया। अब देखो, आज पगार का दिन है। सेठ हरिश्चंद्र फिर कोई नया बहाना न बना दे। अरे सूरज भाई, सेठ हरिश्चंद्र और ईमानदारी, वो तो हर महीने कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। बाकी मजदूर हंस पड़ते हैं। पिछली बार मेरी आधी पगार काट ली। बोला मैंने जो 500 रुपये उधार लिए थे उसका ब्याज अब 800 हो गया है, इसीलिए कटौती कर रहा है। हाँ भाई, ये सेठ तो एक नंबर का लालची है। हमसे दुगुना काम करवाता है और पैसे आधे देता है। मेरी बेटी बहुत बीमार थी, 2 दिन की छुट्टी ली थी। बस इतनी सी बात पर मेरी आधी पगार काट ली। इंसानियत तो जैसे बची ही नहीं उसमें। सभी मजदूर एक दूसरे की ओर देखते हैं। आंखों में नाराजगी और बेबसी है। हे भगवान, बस इस बार पूरी पगार मिल जाए। बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। सुमन बेचारी कितनी उम्मीद से कह रही थी। ये वही लोग हैं जो सूरज से पहले उठते हैं और रात तक पसीना बहाते हैं, मगर फिर भी हर महीने उनका हक लालच की भेंट चढ़ जाता है। सूरज, हरिया और बाकी सभी लकड़हारे सेठ हरिश्चंद्र के कमरे की ओर जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। माल अभी तक बिका नहीं है। सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, हमारे पास तो अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का राशन लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे, मैंने कह तो दिया ना, 1-2 दिन और रुक जाओ। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर देख लेना।
सभी मजदूर एक दूसरे की ओर मायूस निगाहों से देखते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। सूरज काम पूरा कर कर अपने घर की ओर निकल जाता है। अजी, क्या हुआ? इस बार कितनी पगार मिली? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में देंगे। पगार नहीं मिली? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। स्कूल टीचर ने आज साफ साफ कह दिया है कि अगर कल तक फीस नहीं आई तो बच्चों को घर बिठा देंगे। सूरज कुछ नहीं कहता, सिर झुकाए बैठा रहता है। अब बताओ मैं क्या करूं? बताइए। सेठ हरिश्चंद्र तो कभी समय पर पैसे देता ही नहीं। अब तो बस इंतजार ही कर सकते हैं। हाँ सुमन, बस 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं, शायद इस बार मिल जाए। कभी कभी मेहनत से ज्यादा बड़ा इंतजार बन जाता है, और ये इंतजार तब और तकलीफदेह होता है जब उससे जुड़ी होती है बच्चों की पढ़ाई, घर की रोटी और अपनों की उम्मीदें। 2 दिन बीत गए। सूरज और उसके साथियों की आंखों में नींद नहीं थी। बच्चों की फीस, घर का राशन और पेट की भूख, सब कुछ टिका था आज की तनख्वाह पर। और आज वो सुबह थी जिसका इंतजार उन्हें 2 दिन से था। हरिया अपने झोपड़े से निकलता है। सूरज भी बाहर आता है। सूरज भाई, आज तो हरिश्चंद्र सेठ को तनख्वाह देनी ही होगी, वरना घर में आटा तक नहीं बचा है। हाँ हरिया, अब तो बच्चों की स्कूल वाली भी कह चुकी है कि फीस नहीं तो स्कूल नहीं। आज अगर पैसे ना मिले तो ना जाने क्या होगा। आज चुप नहीं बैठूंगा हरिया भाई। इस बार अगर पगार पूरी नहीं मिली ना तो खुलकर बात करूंगा, चाहे नौकरी चली जाए, लेकिन अब और नहीं सहा जाता। मजदूर सभी धीरे धीरे सेठ हरिश्चंद्र की कोठी की ओर बढ़ते हैं। अरे हरिया, ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार। सेठ जी, इसमें तो बस 2000 रुपए हैं। मैंने तो पूरे महीने का काम किया था, 3000 बनते हैं ना। हाँ, काम तो किया, लेकिन तूने दोपहर में 1-1 घंटा आराम भी किया था। ये उसी आराम के पैसे काटे हैं। सेठ जी, लेकिन आपने कहा था 8 घंटे की मजदूरी में 3000 रुपए मिलेंगे, और वो भी मैंने पूरा किया है। अरे ज्यादा हिसाब किताब ना कर, जो दिया है ले ले, नहीं तो कहीं और चला जा काम ढूंढने। हरिया मजबूरी में चुप हो जाता है और पैसे रख लेता है। सेठ सूरज की ओर देखता है और लिफाफा बढ़ाता है। सूरज, ये ले तेरी पगार। सूरज लिफाफा खोलता है, माथा सिकुड़ता है। सेठ जी, इसमें तो सिर्फ 2200 रुपए हैं। मेरी तो कोई छुट्टी भी नहीं हुई, ना ही कोई काम में कमी। समय पर काम तो किया, लेकिन इस बार लकड़ी का भाव बाजार में बहुत गिरा है, घाटा हो रहा है, समझा? लेकिन बात तो 3000 की हुई थी ना सेठ जी। मैं घर कैसे चलाऊंगा? बच्चों की फीस भी भरनी है। देख सूरज, जितना बनता है दे दिया। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं। रहना है तो रह, वरना चला जा यहां से। सूरज मजबूरी में पैसों को देखता है, आंखें भर आती हैं, फिर चुपचाप पैसे ले लेता है। सूरज और हरिया रास्ते में साथ साथ चल रहे हैं। तनख्वाह कटने के बाद मायूस मन से बातचीत करते हैं। अरे भाई सूरज, ये सेठ हरिश्चंद्र 1 नंबर का बेईमान इंसान है। सारा पैसा अपनी जेब में भर लेता है
और हमें बहाना पकड़ा देता है कि लकड़ियों के दाम गिर गए हैं। देख लेना हरिया, हम गरीबों की आह किसी ना किसी दिन जरूर लगेगी इसे। ऊपर वाला सब देख रहा है। नहीं सूरज, ऐसे मत बोल। वही तो हमारा मालिक है। उसी की वजह से तो 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। कौन सा मालिक, कौन सा अन्नदाता जो पूरे महीने की मेहनत के बाद भी 3,000 की जगह सिर्फ 2,000 पकड़ाता है? इतने में घर कैसे चले? हम कर भी क्या सकते हैं सूरज? लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम आता नहीं, और अगर कुछ और करना भी चाहें तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। अब जो भी हो, मजबूरी का नाम सेठ हरिश्चंद्र है। जब तक कोई और रास्ता नहीं मिलता, यही सहारा है। दोनों थोड़ी देर खामोशी में चलते हैं, फिर धीरे धीरे सब मजदूर अपने अपने घर की ओर लौटते हैं। सूरज अपने घर पहुंचता है। सुमन उत्सुकता से, जी आ गए आप। कितनी पगार मिली इस बार? बस 2,000 रुपए दिए हैं सेठ हरिश्चंद्र ने। बस 2,000? इतने में घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस में ही 1,000 रुपए निकल जाएंगे। फिर बचे हुए 1,000 में क्या होगा? अब क्या कहूं सुमन, अब इसी में गुजारा करना होगा। सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, बाकी मैं देख लूंगा। अजी आप क्या देख लोगे? सेठ से पूरे पैसे मांगने की हिम्मत क्यों नहीं की आपने? मांगा था सुमन, लेकिन सेठ हरिश्चंद्र ने साफ कह दिया, लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लो। सुमन चुप हो जाती है। सूरज की आंखों में मजबूरी साफ झलकती है। सुमन, मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद कुछ और भी काम ढूंढ लूं। सेठ हरिश्चंद्र के यहाँ दिन का काम खत्म करके मैं दूसरी जगह भी मेहनत करूंगा। शायद कुछ ज्यादा आमदनी हो जाए। अगर तुम ऐसा कर सको तो बहुत अच्छा होगा जी। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें कोई काम मिल जाए। अगली सुबह सूरज सेठ हरिश्चंद्र के यहाँ काम करने जाता है। फिर दोपहर बाद निकलता है। जैसा कि सूरज ने कहा था, वो सेठ हरिश्चंद्र के यहाँ काम करने के बाद पूरे गांव में काम की तलाश में निकल पड़ता है। सूरज दुकानों पर काम मांग रहा है। भाई साहब, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं मेहनती हूँ। अभी तो कोई काम नहीं है भाई, जब होगा तो बता देंगे। सूरज एक दुकान से दूसरी दुकान, एक घर से दूसरे घर जाता है, मगर हर जगह से सिर्फ मायूसी ही मिलती है। हे भगवान, कहीं तो कोई उम्मीद दिखा दे। तभी अचानक सूरज देखता है कि भैंसों का एक विशाल झुंड उसकी तरफ दौड़ता चला आ रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और पास ही एक गुफा देखकर उसमें छिप जाता है। हे भगवान, आज तो जान बच गई, वरना इन भैंसों के नीचे कुचला जाता। सूरज इधर उधर देखता है। पर ये मैं कहां आ गया हूं? ये गुफा तो बड़ी अजीब है। सूरज की नजर एक कोने में रखी टोकरी पर पड़ती है। ये क्या है? टोकरी? इसे तो मैं घर ले जा सकता हूं, सामान रखने के काम आ जाएगी। जैसे ही सूरज टोकरी को छूता है, अचानक एक गूंजती आवाज आती है। सूरज डर कर पीछे हट जाता है।
कौन कौन है वहां? गुफा में अचानक धुआं उठता है और एक जिन प्रकट होता है। मैं इस गुफा का रक्षक हूँ और ये टोकरी कोई साधारण टोकरी नहीं है। माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ जान बचाने के लिए यहाँ आया था। कुछ भैंसों का झुंड पीछे पड़ गया था। सूरज, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर जब किसी पर पड़ती है तो मैं उसका पूरा इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। आप कौन हैं और इतने विचित्र क्यों दिखाई दे रहे हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। कौन हैं आप? मैं एक जिन हूँ और कई वर्षों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान प्रवेश कर सकता है जिसका मन पूरी तरह पवित्र हो। अगर तुम्हारे मन में कोई लालच या बुराई होती तो तुम कभी भी यहाँ दाखिल नहीं हो पाते। तुम सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम न सिर्फ इस गुफा में आ सके बल्कि इस टोकरी को भी छू सके। लेकिन मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख ही रहा था। डरो मत सूरज, अब जब तुमने इस टोकरी को छू लिया है तो यह टोकरी तुम्हारी हो गई है। पर ध्यान रहे, यह कोई साधारण टोकरी नहीं बल्कि जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहा करती थी, जिसमें जो डाला जाए वो बार बार निकलता है, जो इच्छाएं पूरी करती है? हाँ सूरज, ये वही टोकरी है। अब इसका मालिक तुम हो। तुम इसका इस्तेमाल अपनी स्थिति सुधारने के लिए कर सकते हो। मगर एक बात हमेशा याद रखना, जो भी वस्तु तुम इस टोकरी में एक बार डालोगे वही वस्तु बार बार मिलेगी। लेकिन इसके अलावा अगर तुमने कोई और वस्तु डालने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। इसलिए सोच समझकर बिना लालच किए वही सामान डालना जिसकी तुम्हें सच में जरूरत हो। सूरज घर लौटता है, ढाका हवा घर में पहुंचता है। तभी वह अपनी पत्नी को तेज आवाज देते हैं। सुमन, सुमन, देखो तो सही मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? और आप तो काम ढूंढने गए थे ना, कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं, मुझे कोई काम नहीं मिला। पर सुमन, पहले मेरी बात सुनो। मैं कोई आम टोकरी नहीं, जादुई टोकरी लेकर आया हूँ। जादुई टोकरी? ये क्या कह रहे हो आप? सूरज सारा किस्सा सुमन को विस्तार से बताता है। गुफा, भैंसें, जिन और टोकरी का रहस्य। तो आपका मतलब है इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है? हाँ सुमन, हमें लालच नहीं करना है। बस वही चीज इसमें डालनी है जो हमारे जीवन को सुधार सकती है। सूरज अब सोच में पड़ जाता है। क्या डाले इस टोकरी में? खाना, कपड़े या कुछ और? उसकी एक सही सोच अब पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। तो ऐसा क्यों ना करें कि इसमें कुछ ऐसा डालें जो हमारे भी काम आए और दूसरों के भी। मतलब हम इसमें मिक्स अनाज डालें, जैसे चावल, गेहूं और थोड़ी दाल। मिक्स अनाज? लेकिन क्यों? देखिए, इन अनाजों से हमारा घर भी चलेगा। हम रोज का खाना बना सकेंगे और जो बच जाए उसे अलग अलग करके बाजार में बेच देंगे। चावल, गेहूं और दाल सबकी अपनी कीमत है। और सबसे बड़ी बात, जो गरीब हैं गांव में, जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें भी हम खाना बनाकर दे सकेंगे।
तुम्हारी बात एकदम सही है सुमन। यही असली इंसानियत है। हमें इस चमत्कार से सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी भला करना चाहिए। तो तय रहा, आज से हम इस टोकरी में सिर्फ मिक्स अनाज डालेंगे और इसका सही इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद भगवान, और धन्यवाद उस जिन का जिसने हमें यह मौका दिया। अब हम इस टोकरी को किसी लालच में नहीं गंवाएंगे। अगली सुबह सूरज उठते ही अपने पुराने दोस्तों हरिया, भोला और राजू से मिलने जाता है, जो सेठ हरीलाल के यहाँ काम करते हैं। अरे हरिया, भोला, राजू, जरा सुनो तो, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बे सूरज? आज बड़े जोश में लग रहे हो। भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे साथ काम करो। अब मैं अकेले काम नहीं कर सकता और मेरे पास अब बहुत सारा अनाज है। बहुत सारा अनाज कहाँ से आया? कल तो तू काम ढूंढ रहा था। यार, ये लंबी कहानी है, लेकिन अभी इतना समझ लो कि भगवान की कृपा से मेरे पास अब इतना अनाज है कि हम सब काम में लग जाएं। मतलब अब हम सेठ हरिलाल की गालियां नहीं सुनेंगे? और हम खुद अपना माल बेचेंगे, खुद कमाएंगे। बिल्कुल, हर किसी को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और साथ में गांव के गरीबों को भी खाना खिलाएंगे। तो फिर देर किस बात की? मैं तो हाँ करता हूँ। मैं भी तैयार हूँ सूरज। चलो फिर सब अपना अपना बोरा और टोकरी लेकर निकलते हैं। हरिया, भोला और राजू सब अपना अपना थैला लेकर सूरज के साथ काम पर निकल जाते हैं। उधर हरिचंद्र हैरान और परेशान बैठा सोच रहा होता है, आज कोई मेरे पास काम करने क्यों नहीं आया? ये क्या हो रहा है? हरिया नहीं आया, भोला नहीं, राजू भी गायब। ये सब सूरज के पास क्यों जा रहे हैं? सेठ अपनी दुकान के सामने खड़ा होकर चारों तरफ देखता है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सूरज मेरा सारा काम छीन लेगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब सूरज, हरिया, भोला, राजू और बाकी सभी मेहनती लोग सूरज के साथ मिलकर अच्छी कमाई करने लगते हैं। वो सब रोज टोकरी में मिक्स अनाज डालते और उससे निकले अनाज को अलग अलग करके बेचते। हर कोई खुश रहने लगता है। देखिए सूरज, आज मैंने खिचड़ी के साथ हलवा भी बनाया है। अब तो गरीबों को भी कुछ अच्छा खाने का मौका मिलना चाहिए ना। हाँ सुमन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए तो भगवान ने हमें ये टोकरी दी है। अब सूरज, सुमन और उनके साथ काम करने वाले सारे लोग गांव में मशहूर हो जाते हैं। हर कोई उनकी तारीफ करता है। ऐसा क्या हो गया हरिया के साथ जो दिन पर दिन इतना अमीर होता जा रहा है? पहले तो एक पैसा बचा नहीं पाता था, अब सारे लोग उसी के साथ काम कर रहे हैं। रात होते ही हरिचंद्र अपने खास नौकर को बुलाता है। जग्गू, एक काम कर, कल सुबह सूरज और उसके लोगों के पीछे जा और ध्यान से देख कि आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो वो सब एकदम अमीर बनते जा रहे हैं। और हां, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी मालिक, जैसा आप कहें। अगले दिन सुबह जग्गू सूरज के घर के पास जाकर छिपकर देखता है। वह देखता है कि सूरज जैसे ही मिक्स राशन की थैली उस टोकरी में डालता है, वैसे ही उस राशन की मात्रा 4 गुना बढ़ जाती है। यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये तो जादू है। ये लोग इसी टोकरी से अनाज बढ़ाकर बेचते हैं। मालिक को ये बात तुरंत बतानी होगी। जग्गू भागकर हरिचंद्र के पास आता है और हांफते हुए सब कुछ बता देता है।
मालिक, मालिक, वो सूरज के पास कोई जादुई टोकरी है। वो उसमें मिक्स राशन डालता है और उसी का 4 गुना राशन बनकर बाहर निकलता है। क्या सच कह रहा है तू? हाँ मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वही टोकरी उसकी सारी तरक्की का राज है। तो यही है उसके अमीर बनने का राज। अब मुझे ये टोकरी किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब सेठ हरिचंद्र के मन में लालच जन्म ले चुका था। उसकी नजर अब उस जादुई टोकरी पर थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि टोकरी केवल उसी के लिए काम करती है जिसका दिल पवित्र हो। आधी रात को लालच से अंधा हुआ सेठ हरिचंद्र चुपचाप सूरज के घर में घुस जाता है। उसकी नजर सीधे उस जादुई टोकरी पर थी और वो उसे चुरा लेता है। अब देखना, अब इस टोकरी से मैं बनूंगा गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी। अब ये सूरज क्या और क्या उसका अनाज। वो टोकरी में चमचमाते सोने के सिक्के डालता है। अब इसमें से 4 गुना सोना निकलेगा, फिर देखता हूं कौन मुझे रोकता है। अचानक टोकरी में से आग की लपटें निकलती हैं और पूरे कमरे में फैल जाती है। अरे बाप रे! अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ! आग! आग! मैंने क्या कर दिया? अरे ये तो जलाकर राख कर देगी। भगवान जी, माफ कर दो। अब कभी लालच नहीं करूंगा। वो रात हरिचंद्र की जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाती है। टोकरी ने उसके लालच का जवाब उसे जलती आग से दिया। इसके बाद उसका घर बंद चलने लगता है। लोग काम छोड़ने लगते हैं और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। सुमन, टोकरी नहीं मिल रही। हमने तो उसे यहीं रखा था। क्या सूरज कहीं कोई चोरी तो नहीं कर गया? तभी तेज रोशनी के साथ जिन प्रकट होता है। डरो मत सूरज, मैं सब जानता हूं। जिन भाई, आपको सब पता है। हमारी टोकरी कहाँ गई? हाँ सूरज, तुम्हारी टोकरी सेठ हरिचंद्र चुरा ले गया था। उसने उसमें सोने के सिक्के डालकर जादू का गलत इस्तेमाल करना चाहा, पर जैसे ही उसने लालच दिखाया, टोकरी ने खुद को उससे अलग कर लिया। टोकरी अब जानती है कि उसका असली मालिक कौन है। अब ये टोकरी सिर्फ तुम्हारी है, क्योंकि तुम दोनों ने इसे बिना स्वार्थ, बिना लालच और सबसे जरूरी गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। अब कोई भी तुम्हारी इस टोकरी को छीन नहीं सकता। धन्यवाद जिन भाई। हमने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया। हमने बस यही सोचा कि अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके तो वही असली दौलत है। यही तो असली जादू है सूरज और सुमन, इंसान का नेक दिल। और इस तरह सूरज और सुमन ने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और सेवा, प्यार और सच्चाई इंसान को अमर बना देती है। जिसने दूसरों के लिए सोचा, भगवान ने उसी के लिए सोचा।